Fire! भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए कुछ महान क्रांतिकारियों द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज आंदोलनकारियों को कुचलने की रणनीति बना रहे थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को खत्म करने अब हर भारतीय तैयार था। अब अंग्रेजों को भी डर सताने लगा था, क्योंकि उनके विरुद्ध अब सारा हिंदुस्तान था। भारत की जनता में ऐसा आक्रोश देख अंग्रेजों ने एक साजिश रची और 26 जनवरी 1919 को हिंदुस्तानियों के विरुद्ध एक कानून बना दिया, जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून बनते ही विरोध और बढ़ गया, क्योंकि इस कानून का सीधा सा मतलब यह था कि अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे। और यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में चल रहे आंदोलन और सत्याग्रह में कोई भी भारतीय हिस्सा ना ले और अंग्रेजों के विरोध में चल रहे आंदोलन रुक जाएं। महात्मा गांधी तब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। उन्होंने भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने नेताओं और जनता को रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी से कड़ी सजा दी। इस घटना के बाद लोगों में और आक्रोश बढ़ गया और इसीलिए स्टेशनों में, चौराहों में हर जगह जाम लगा दिया गया। डाक, तार, संचार सेवाओं को भी बंधित कर दिया गया। अब लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से अक्सर भरी रहती थी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में चारों तरफ कर्फ्यू लगा था, फिर भी 5000 से ज्यादा लोग इस सभा में शामिल थे। जब नेता बाग में भाषण दे रहे थे, तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उन सब के हाथ में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा, लेकिन वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे एक खाली पड़ा मैदान था और उस बगीचे से अंदर जाने का और बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और इसीलिए लोगों का बच के भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन बगीचे में एक कुआं था, जहां जान बचाने के लिए लोगों ने कूदना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में वो कुआं लाशों से भर गया। करीब 120 लोगों की मौत अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने से हो गई थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद जब वह बाग से बाहर निकला और उसे अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय दिखता वह उन्हें भी गोली मरवा देता था। अब इन सारी घटनाओं के बाद जब अंग्रेज सरकार ने आंकड़े जारी किए तो आंकड़े के मुताबिक 380 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। अंग्रेजों की सरकार ने जानबूझकर गलत आंकड़े जारी किए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार रेजिनाल्ड डायर को बचाना चाहती थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जानकारी को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये खबर पूरे भारत में फैल गई थी और लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। अप्रैल के महीने में ये घटना हुई थी, लेकिन दिसंबर का महीना आ गया था। इस घटना की सही तरीके से जांच नहीं की गई थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने इस घटना को दबाने की बहुत कोशिश की। इस पूरे घटना के जांच का जिम्मा माइकल ओ डायर को दिया गया, जिसने रेजिनाल्ड डायर के हित में फैसला सुनाया और उसे निर्दोष साबित कर दिया। क्योंकि गोली चलवाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि उसका क्रांतिकारी सेना से सामना हो गया था। गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। अगर वह गोली नहीं चलाता तो वहां की मौजूद भीड़ उसको मार देती। इसीलिए उसने अपने नियमों का पालन किया और उन पर गोली चला दिया। माइकल ओ डायर, जो इस घटना की जांच कर रहा था, वह इस बयान से बहुत संतुष्ट हुआ और उसने कोर्ट में डायर को सही साबित कर दिया। और ये फैसला होने के बाद डायर को रिहा कर दिया जाता है, जो बेहद गलत फैसला था। सरदार उधम सिंह भी उस दिन जलियांवाले बाग में मौजूद थे, जो इतनी गोलियां चलने के बाद भी किसी तरीके से बच गए थे। सारी घटना उनके आंखों के सामने हुई थी और इसीलिए उन्हें दो बातों का बेहद अफसोस हुआ। पहला, ब्रिटिश सरकार द्वारा मरने वालों का आंकड़ा छुपाना, और दूसरा, जनरल डायर को रिहा कर उसे सही साबित कर देना। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि माइकल ओ डायर था, जिसने जनरल को सही साबित कर दिया था और मासूम निहत्थे लोगों को क्रांतिकारी बताकर गलत साबित कर दिया था। ये सारी घटना देखने और सुनने के बाद उधम सिंह बहुत ही ज्यादा क्रोध में थे। उन्होंने जलियांवाले बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई
कि वो माइकल ओडायर को सबक सिखाकर रहेंगे, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की मौत कुछ बीमारियों की वजह से हो गई थी और अब बचा था सिर्फ माइकल ओडायर। अपने इस घटना को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका की यात्रा की और सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाइयों और बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह भी उस दिन बैठक स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छुपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काट लिया था, जिससे रिवॉल्वर को आसानी से छिपाया जा सके। बैठक खत्म होते ही उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी, जिससे 2 गोलियां लगते ही माइकल ओडायर की मौत हो गई और उधम सिंह का सालों पुराना बदला अब समाप्त हो गया था। इसीलिए उन्होंने गोली चलाने के बाद भागने की भी कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। अंग्रेजों द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहरा दिया गया और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा इतिहास। अगर आपको इतिहास से संबंधित वीडियो देखने में मजा आता है या दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।